चंबल के कई डाकुओं की आपको कहानी सुनाई है। आज जिस डाकू की कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कई मामलों में बड़ा अलग था। एक तो ये ऐसा डाकू था जो शायद चंबल के कुछ गिने चुने लोग हैं जिनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा डाकू था। एक ऐसा डाकू जो स्कूल में कुछ दिन तक टीचर भी रहा, बच्चों को इसने पढ़ाया। एक ऐसा डाकू जो चंबल से निकलकर चंबल के डाकुओं के इतिहास को तोड़ते हुए लीक से हटकर वो हर डाके के बाद चंबल छोड़ देता और बस या ट्रेन पकड़कर वो शहरों का रुख करता। कभी दिल्ली जाता, कभी मुंबई जाता, कभी लखनऊ जाता और शहर में आराम से घूमता, एक आम इंसान बनकर, पैंट शर्ट पहनकर। चंबल के डाकू आमतौर पर उनका जो कपड़ा होता है, कुर्ता वुर्ता ज़्यादा पहनते हैं, तो ये पैंट और शर्ट पहनने वाला डाकू था। फिल्में भी देखता था, फिल्मों का शौकीन था। सबसे खास बात इस डाकू की यह है कि सारे डाकू जो चंबल के होते हैं वो पुलिस और खाकी वर्दी और पुलिस स्टेशन से दूर भागते हैं। ये उनके नज़दीक जाता था। ये उन्हें चैलेंज करने के लिए बाकायदा पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस स्टेशन को लूट लिया करता था, पुलिस के हथियारों को लूट लिया करता था। यहां तक कि इसके नाम पे एक ऐसी वारदात और भी है जो चंबल के किसी और डाकू के नाम नहीं है। एक इटावा के डीएम, जिनके घर के बाहर बाकायदा पुलिस का पहरा, क्योंकि इलाका डाकुओं का, उनके घर में घुसकर ये डाका डालता है और डाका डालकर भाग जाता है। ग्वालियर जैसी जेल से ये भागा, शिवपुरी की जेल से भागा, दो बार ये जेल से भागा हुआ एक डाकू करीब करीब 40 साल तक इसने चंबल पे राज किया। इतने लंबे वक्त तक चंबल पे जो राज करने वाले डाकू हैं बहुत गिनती भर के, उनमें से एक ही है। इसके नाम भी अलग अलग चुके। शहरों में घूमने वाला डाकू, इसलिए इसको दिल्ली वाला बाबू भी बोलते थे। इसको पुलिस ने चालाक लोमड़ी का भी नाम दिया था, क्योंकि बेहद चालाक था। वैसे असली में इस डाकू का नाम अमृतलाल था, अमृतलाल या फिर अमृतलाल। अमृतलाल के डाकू बनने की कहानी शुरू होती है करीब 1930-32 से, बल्कि थोड़ा उससे पहले भी। 1916 में ग्वालियर रियासत जब हुआ करती थी, उसमें एक पोहरी जागीर हुआ करता था और उस जागीर के तहत एक गांव था। उस गांव का नाम था गणेश खेड़ा। इसी गणेश खेड़ा में एक किसान परिवार में अमृतलाल का जन्म हुआ। ठीक ठाक पढ़ने में था, स्कूल भेजा गया, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन फिर स्कूलिंग खत्म होते होते, चूंकि इतना बहुत पढ़ लिख गया था कि छोटे बच्चों को पढ़ा सकता था, तो गांव के एक स्कूल में से नौकरी मिल गई और ये वहां पढ़ाने लगा। सब कुछ तब तक ठीक था, माँ बाप भी खुश थे कि चलो बच्चा सही लाइन पे जा रहा है, वरना उस इलाके के बच्चे बिगड़ जाते हैं। बट पढ़ाई लिखाई के दौरान फिर लगा कि अमृतलाल को बहुत सारी चीजें हैं, पैसे कमाने हैं और इसमें इतने पैसे नहीं है। तो उसी गांव में एक दुकान हुआ करता था। उस दुकान से जब भी वो गुजरता तो उसके मन में कुछ लालच आता और वो कहता इस दुकान में काफ़ी पैसे होंगे, इसे लूटना चाहिए ताकि कुछ ज़िंदगी अच्छी गुजरे। तो उसकी कुछ लोगों से, लड़कों से दोस्ती थी। वो सारे लड़के अच्छे घर के थे, अमीर घर के थे और गांव में ज़ात पात बहुत होता तो वो ऊंचे ज़ात पात के थे। तो उन्हीं के साथ दोस्ती के दौरान उसने एक प्लान बनाया और इस दुकान को लूटने की साजिश रची। दुकान को लूट लिया, लेकिन लूटने के बाद दुकानदार ने कंप्लेंट की और फिर पुलिस ने कुछ लड़कों को पकड़ा जिन्होंने चोरी की। तो उसमें अमृतलाल एक था। लेकिन कहते हैं कि बाद में जो तमाम अमीर घराने के लड़के थे, ऊंची जात के थे, पहुंच की वजह से पुलिस ने उनको छोड़ दिया और सारी चोरी का जो इल्ज़ाम था वो अमृतलाल के सर पर रख दिया। अमृतलाल को ये बात जब पता चली, बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैंने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की, लेकिन पुलिस ने भेदभाव किया। जात पात और अमीरी गरीबी देखकर उसने केस बनाया। तो उसके मन में बड़ा गुस्सा आया। जिस पुलिस स्टेशन में उसको रखा गया था पकड़ने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद, इसी गुस्से की वजह से जब उसके साथियों को छोड़ दिया गया और उनका नाम हटा दिया गया इस चोरी से, उसने एक पुलिस वाले पे हमला किया। ठीक ठाक डील डॉल का था, पुलिस वाले पे काबू किया और पुलिस स्टेशन से 2 राइफल लूट कर वहां से भाग गया। एक मामूली चोरी का केस था, हो सकता था उसको 2-3 दिन के बाद वो बाहर छूट भी जाता। लेकिन अब जो काम उसने किया था उसके बाद उसके लिए मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि एक पुलिस वाले पर हमला और पुलिस स्टेशन से भागना, लॉकअप से भागना और सरकारी 2 हथियार चुरा कर भागना। अब भाग कर वो जाए कहाँ? तो चंबल में शुरू से इतिहास रहा है कि जब आप कुछ जुर्म करते हैं तो फिर आपको एक ही जगह पनाह मिल सकती है और वो है चंबल के अंदर, जहाँ बागी रहते हैं, डाकू रहते हैं।
तो ये भी भागकर चंबल पहुंच गया। उस वक्त चंबल में जब ये पहुंचा तो जो पहली गैंग से मुलाकात हुई, उस गैंग का नाम था उसके लीडर का गोपी ब्राह्मण। अच्छा खासा नाम था गोपी ब्राह्मण का। इसके हाथ में 2-2 पुलिस की लूटी हुई राइफल गैंग के लोग देते हैं, सरदार के पास ले जाते हैं। देखने के बाद सरदार उससे पूछता है ये कहानी क्या है। अमृतलाल उसे बताता है कि इस तरह से चोरी हुई, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसने पुलिस पे हमला किया और लूट कर भाग आया। बट उसने गैंग के लोगों को अपनी कहानी नहीं बताई कि वो कौन है, किस गांव से आया, कहाँ से आया। सरदार को बता दिया। इसके बाद गोपी ने उसको अपने गैंग में शामिल कर लिया। अब धीरे धीरे वो गैंग के लिए काम करने लगा, लूट मार डकैती। लेकिन इसके दिमाग का कायल हो गया गोपी, क्योंकि बाद में ये उसको डकैती डालने के आइडियाज़ देने लगा, कैसे कैसे क्या होनी चाहिए, कैसे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, रैकी होनी चाहिए, जो आज के दौर में सब कुछ होता है। तो गोपी के उसकी बातें अच्छी लगी और ऐसी कई डकैती हुई जिसकी प्लानिंग बहुत काम आई। धीरे धीरे गोपी का ये भरोसा जीतता गया और इसी तरह से सालों बीत गए। लेकिन अमृतलाल अभी तक गोपी के साय में ही काम कर रहा था और उसे लगा कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए। एक ऐसी बड़ी डकैती की इसने प्लानिंग की और ये लोग ग्वालियर पहुंचे। पूरे गैंग के लोग थे, साथ में गोपी था, वो लीड कर रहा था। लेकिन इत्तेफाक से किसी ने मुखबरी कर दी, पुलिस ने रास्ता रोक लिया, गोलीबारी हुई और गैंग का मुखिया गोपी ब्राह्मण पकड़ा गया। बाकी लोग बच के निकल गए, जिसमें अमृतलाल भी था। अब गैंग का सरदार पुलिस की कस्टडी में था। गैंग की पूरी जिम्मेदारी अब अमृतलाल के ऊपर आ गई, क्योंकि गोपी भी उसको मानता था। और अब इस तरीके से अमृतलाल गैंग का सरदार बन गया। सरदार बनने के बाद अब उसने जो उसके सपने थे लूटपाट के और डकैती के, वो उसने शुरू किए। और जो कहते हैं कि चंबल में एक चीज़ जो देन है वो शायद इसी अमृतलाल की है, वो ये कि अभी तक डाका, लूट मार यही सब करते थे डाकू। इसने चंबल के डाकुओं को एक नया पेशा दिया, किडनैपिंग का। कहते हैं चंबल में किडनैपिंग, जिसको वहाँ की आम भाषा में पकड़ बोलते हैं, उस पकड़ को जन्म देने वाला डाकू अमृतलाल ही था। उसे लगा कि ये काम कम जोखिम वाला है, डाका डालने जाना, कई बार मुखबरी होना, पकड़ा जाना। यहाँ पे ये कि किसी को भी एक बार आप पता करो किसके पास पैसे हैं, कौन सेठ है, कौन लाला है, उसको उठाओ, बदले में पैसे मांगो और उसे छोड़ दो। इसने अब यहाँ से पकड़ करना शुरू किया, यानी किडनैपिंग। उस जमाने में भी इसके ऊपर सनक ये थी कि अगर किसी को पकड़ करना तो एक तो बहुत अमीर हो और कम से कम लाख या 1.25 लाख इसकी शुरुआती बोली होती थी। और लाख 1.25 लाख उस वक्त बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं कि इसने उससे कम पे माना भी नहीं, और इसीलिए जो भी जिसको ये किडनैप करता था उनके बारे में पूरी जांच करता था, ये कितने अमीर लोग हैं। और बड़े बड़े सेठ को इस तरीके से इसने उठाना शुरू किया और उनसे किडनैपिंग करके लाखों रुपए, लाख 1.25 लाख तो मिनिमम था, उसके बाद 2-3 लाख ऐसे ऐसे ये मांगता था। और ये सिलसिला चलता रहा। और इसके बाद पहली बार जब इस तरह की पकड़, किडनैपिंग के केसेस बढ़ने लगे, तब पुलिस के भी कान खड़े हुए। बट यूपी पुलिस इसके पीछे पड़ती तो वही ये एमपी की तरफ भाग जाता, एमपी पुलिस पीछे पकड़ती तो राजस्थान की तरफ भाग जाता। 3-3 स्टेट की पुलिस को ये दौड़ाता रहता और अपना काम करता रहता। किडनैपिंग के जरिए कहते हैं इसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। एक बार शिवपुरी के करीब एक मंदिर है बहुत माना हुआ, जहाँ पे लोग मन्नत करने के लिए आते हैं। तो बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े लोग उस वक्त, बिजनेसमैन, उनका एक ट्रिप, एक बस में सवार होकर 40 लोग उस मंदिर में मन्नत पूरी करने के लिए आए थे। ये बात अमृतलाल को पता चली कि इस बस में सवार जो लोग मंदिर में आ रहे हैं अपनी मन्नत पूरी करने, वो सारे बेहद अमीर लोग हैं। उसने इनकी किडनैपिंग की प्लानिंग बनाई। इसके बाद उस बस समेत 40 लोगों को उसने किडनैप किया। लेकिन फिर उसने अब एक 40 लोगों को किडनैप करना, और किडनैपिंग में सबसे मुश्किल पकड़ ये होता है कि अपने साथ रखना, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। और आप शहर में सड़क पर इन जगहों पे रख नहीं सकते, आपको जंगल ले जाना है। तो अब जंगल में डाकू को तो चलने की आदत होती है, वो एक एक दिन कई किलोमीटर चल लेते हैं। एक एक रात वो अपना ठिकाना बदलते हैं, क्योंकि डाकुओं का ये इतिहास रहा कि चंबल में कभी एक रात से ज़्यादा वो एक जगह नहीं टिकते, अगली जगह पहुंच जाते हैं, ताकि मुखबिरी ना हो, पुलिस ना आ जाए, कोई ऐसा सुराग सबूत ना छूट जाए। तो जिनको किडनैप किया उनको साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है, और कई कई दिन, बल्कि कई कई महीने तक पकड़ को आपको अपने साथ रखना होता है। तो यहाँ सीधे 40 लोगों पर हाथ मारा। लेकिन फिर इसे लगा कि मुश्किल है। इनमें से कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ ऐसे थे जो चल फिर नहीं सकते थे। तो उनमें से 14 लोगों को उसने छोड़ दिया।
अब 26 लोगों को लेकर वो जंगल की तरफ भाग गया। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में किडनैपिंग की खबर, पुलिस के भी कान खड़े हो गए, परेशान हो गए। पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ये 26 लोग नहीं मिले और ये उनको जंगल में अमृतलाल घुमाता रहा। इनके घर वालों तक मैसेज पहुंच गया था। कहते हैं कि इनमें से हर एक को उसने 2 से 3 लाख रुपए लेकर छोड़ा। तो 26 लोगों का अगर आप 2 लाख भी मान लीजिए तो करीब 52 लाख रुपए होते हैं उस जमाने में। ये मैं 40 और 45 की बात कर रहा हूँ, 19। तो उसके बाद उन सभी के पैसे आए और कहते हैं कि करीब 15 दिनों के बाद इन लोगों को छोड़ा गया और इन सभी को एक गाड़ी में बिठाया गया और रवाना किया गया। जब ये पहुंचे शहर में तो पुलिस ऑलरेडी परेशान थी, दबाव था। तो ये सारे मिले, पुलिस ने अब इनसे लंबी पूछताछ की। हैरत की बात यह थी कि 26 के 26 ने इनकार कर दिया कि उन्हें डाकू अमृतलाल ने किडनैप किया था। उन्होंने कहा कि हम मन्नत मांगने गए थे, हम इसी वजह से भटक गए और जंगल में चले गए थे और हमें किसी ने किडनैप नहीं किया। जबकि हकीकत ये थी कि उन 26 के 26 ने रैंसम दिया था और उसके बाद वापस आए थे। तो अमृतलाल की ये दहशत भी थी और पुलिस को अपनी ये नाकामी भी लगी कि इतनी बड़ी एक किडनैपिंग हुई। इसके बाद अमृतलाल ने बहुत सारे दुश्मन भी पाले। गांव में जाता तो जिनसे दुश्मनी थी, एक गांव में एक बार उसने सीधे 5 लोगों को जिंदा जला दिया। जिनके ऊपर मुखबरी का शक होता उन्हें मार डालता। लूट पाट ये सब चल रहा था। फिर अचानक इसने एक पुलिस स्टेशन पे धावा बोल दिया और उस पुलिस स्टेशन, असल में इसको हथियार की कमी पड़ गई। अब हथियार कहाँ से लाए तो उसे पता चला कि एक शिवपुरी के नज़दीक एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे काफ़ी हथियार रखा हुआ है। इसने प्लानिंग करके और उस पुलिस स्टेशन में ही जाकर, जहाँ पे सारे पुलिस वाले मौजूद थे, गोलीबारी करते हुए पुलिस स्टेशन को लूट लिया। सारे हथियार लूट लिए और वहाँ से निकल गया। इस बात से बड़ी फजीहत हुई, पुलिस की बदनामी भी हुई कि जब पुलिस अपने ही घर, अपने ही पुलिस स्टेशन की हिफाजत नहीं कर सकती तो दुनिया की क्या करेगी। इसके बाद फिर बाकायदा इस चीज़ ने ये किया कि अमृतलाल को पकड़ने के लिए पुलिस को फिर बेचैन किया और एक ख़ास टीम यूपी पुलिस की बनानी पड़ी कि अमृतलाल को पकड़ा जाए और किसी तरह से उसका काम तमाम किया जाए। लेकिन अमृतलाल पकड़ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में एक दिन अचानक उसका एक उसूल था कि जब भी वो डाका डालता फिर सारे डाकुओं से वो अलग हो जाता और कुछ दिनों के लिए शहर का रुख करता। ऐसी एक डाकाजनी के बाद वो आगरा पहुंचा और आगरा से दिल्ली आना था। और दिल्ली आने सबसे ज़्यादा वो खासतौर पर दिल्ली आया करता था लूटपाट के बाद, और यहाँ अपना ऐश करता, रुकता, घूमता फिरता, साइट सीन करता और चला जाता। वो अकेला मॉडर्न टाइप डाकू था। तो एक बार ऐसे ही आगरा जा रहा था और आगरा से दिल्ली आना था, लेकिन पुलिस को कुछ शक हुआ और उन्होंने एक आम शक की वजह से उसको पकड़ लिया। पकड़ा तो उसके पास से एक तमंचा निकल गया। तमंचा निकला तो पुलिस उसको थाने ले गई। जब थाने ले गई तो फिर एक पुराने पुलिस वाले ने, जिसकी पोस्टिंग कभी इटावा की तरफ रही थी, उसने बताया ये तो डाकू अमृतलाल है। अब सारे पुलिस वाले के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद फिर पता किया गया, कंफर्म हो गया। उसके बाद तो फिर पुलिस ने उसकी सख्ती बढ़ाई और उसके बाद एक के बाद एक उसके बाद डाकाजनी की उसके खिलाफ FIR लिखी जानी शुरू हो गई। कोर्ट में पेश किया गया और आनन फानन में मुकदमे का फैसला भी आ गया। उसको 18 साल की सज़ा सुना दी गई। 18 साल की सज़ा के बाद उसको जेल भेज दिया गया और फिर वो जेल में ही था। लेकिन उसके ऊपर डकैती के इतने केसेस थे, 3-3 राज्य के और अलग अलग थानों के, कि हमेशा उसको पेशी पे ले जाना होता था। तो ऐसे ही एक बार उसको पेशी पे ले जा रहे थे। उस पेशी के दौरान वो रास्ते से ही गायब हो गया और भाग गया। फिर पकड़ में नहीं आया। फिर वापस चंबल पहुंचता है, फिर अपना गैंग बनाता है। गैंग वैंग बनाने के बाद फिर उसने अपना पकड़ और सारा धंधा चल रहा होता है। 2-3 साल के बाद एक बार फिर वो पकड़ा जाता है। ऐसे ही वो शहर के लिए निकला था और पकड़ा गया। फिर पता चला कि ये तो डाकू अमृतलाल है। इस बार उसको ग्वालियर जेल ले जाया गया और ग्वालियर जेल में रखा गया। लेकिन ग्वालियर जेल में कुछ ही दिन रहा। उसके बाद वो ग्वालियर जेल से भी हैरत अंगेज तौर पर भाग गया। दूसरी बार उसने जेल तोड़ी और फिर चंबल पहुंच गया। चंबल पहुंचने के बाद अब उसने और अपनी डाकाजनी तेज कर दी, अपने गैंग को बढ़ा लिया। जो उसके सबसे बड़े, जिसकी वजह से अमृतलाल का पूरे चंबल में एक नाम और सारी चीज़ें हुई, 2-3 इंसिडेंट की वजह से। एक, उस वक्त मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक रियासत होती थी उमरी। मध्य प्रदेश के गुना जिले में उमरी रियासत, और वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे। तो ये राजा जो है वो हर साल जो चंबल और उसके आसपास में सारे इलाके में तेंदू पत्ता का बहुत बड़ा बिजनेस है, ठेका होता है। तो ये सारे तेंदू पत्ते का जो
मालिकाना हक था वो इन्हीं उमरी राजा के पास था, और साल में 2 बार वो अपनी एक मीटिंग करते थे और गढ़ी लगाते थे। गढ़ी मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब आके वहाँ पे उसमें पैसे देते थे, और वो लाखों रुपए होती थी। तो जिस दिन ये घड़ी होनी थी, यानी राजा को बैठ के दरबार लगाना था, सारे व्यापारियों को वहाँ हाजिर होना था, सारे, और ख़ासतौर पर उसमें राजस्थानी मारवाड़ी ज़्यादा होते थे। तो उसके बाद वो सारे पैसे, हिसाब किताब होता था, सारे पैसे उसी दरबार में राजा के सामने रखे जाते थे। इसकी जानकारी अमृतलाल को थी। अमृतलाल एक मारवाड़ी के भेष में एक व्यापारी बनकर, राजस्थानी मारवाड़ी, उस राजा के दरबार में पहुंच गया। साथ में उसके डाकू साथी भी उसी भेष में पहुंच गए। अब सारे उसी में दरबार के अंदर बैठे हुए हैं। इसके बाद दरबार शुरू होता, राजा आते हैं, हर एक से बातचीत होती है, अलग अलग जो पूरी गढ़ी है, जो पैसे हैं, वो सब रखा जाता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग उठ के जाने लगते हैं। अब जब डाकू अमृतलाल को ये लगता है कि यहाँ पे लोग कम हैं, काबू पाया जा सकता है, अचानक इशारा करता है, उसके सारे डाकू साथी खड़े हो जाते हैं और पूरे दरबार को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और जो गढ़ी के जितने पैसे थे वो सारे लूट लेते हैं। इसके अलावा सोने चांदी जेवर भी गन पॉइंट पे सारे राजा से वो भी लूट लेते हैं। लूटने के बाद उसी राजा के 2-4 नौकर को वो बंदूक के ऊपर अपने कंट्रोल पे करते हैं और कहते हैं ये जो सारा, चूंकि गठरी बन चुका था, इतने सारे पैसे और वो थे, वो कहते हैं सर पे लाद के बाहर तक चलो गाड़ी में रखने के लिए। वो जब जा रहे होते हैं तो उसी दौरान में राजा की एक बेटी, जिसकी शादी हुई थी कुछ वक्त पहले ही, वो ससुराल से मायके आई थी। तो इत्तेफाक से जब ये लोग जा रहे थे तब दरबार के बाहर उन औरतों की नज़र पड़ गई, हाथों में हथियार, और ये देखकर समझ गए कि ये डाकू हैं। और उस वक्त तक वहाँ पे डाकुओं के चर्चे भी बड़े होते थे। तो राजा की पत्नी और बेटी दोनों रोने लगे जब वो सारी चीज़ें और देखा जेवर एक एक करके लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं कि डाकू अमृतलाल ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तब राजा की पत्नी ने कहा कि मेरी बेटी के हाल में शादी हुई है और अभी ये मायके आई है, और इसके सारे गहने जो है, जो वो वहीं थे जो आप लूट कर ले जा रहे हो, तो अब ये कल को ससुराल जाएगी तो हम क्या जवाब देंगे, इससे गहने कहाँ गए? कहते हैं अमृतलाल ने फौरन अपने आदमियों से कहा गठरी नीचा करो। उसने सारा नीचे रखवाया और सारे गहने पलट दिए खोलकर। उसने बोला कि जो तुम्हारे गहने हैं, जो तुम ससुराल से पहन कर आई, उसमें से पहचानो। उसने पहचाना सब, उसने कहा ये सब तुम ले लो, ये मैंने ले जाऊंगा, और बाकी जेवर और पैसे लेकर वो वहां से निकल गया। इस लूट, इस गढ़ी की लूट, इस राजा के दरबार की लूट ने एक तरह से डाकू अमृतलाल को पुलिस के रडार पर भी ला दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी लूट थी। और इसके बाद पुलिस पीछे पड़ गई, स्पेशल टीम बनाई गई। इसी दौरान में एक और किस्सा जो जुड़ा, जिसकी वजह से अमृतलाल सुर्खियों में रहा और उसकी कहानियां हर जगह सुनी और सुनाई जाती हैं, वो ये है कि एक बार पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जो कमाल अमरोही बना रहे थे और मीना कुमारी उनकी हीरोइन थी। और कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से शादी भी की थी। हालांकि शादी के बाद उनके बीच में कुछ अनबन भी हुई थी, लेकिन बाद में फिर दोनों एक साथ हुए। तो पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग थी आउटडोर कुछ, और ये शूटिंग थी मध्य प्रदेश में। शूटिंग के बाद ये टीम दिल्ली लौट रही थी सड़क के रास्ते, और शूटिंग में देर हो गई। उसके बाद शाम हो गई, ये लोग वहां से निकले और उनको ये था कि दिल्ली पहुंच जाएंगे देर रात या सुबह तक। कमाल अमरोही के साथ जो ड्राइवर और बाकी लोग थे, वो सारे एक दिल्ली जैसे जगहों से और बुलाए गए थे, और उन्हें उन इलाकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिन इलाकों से होकर उन्हें दिल्ली आना था। रात के वक्त कहते हैं कि एक गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। अब पेट्रोल खत्म हो गया, सन्नाटा, जंगल, आसपास में कोई पेट्रोल पंप नहीं। 2 गाड़ियां चलती थी हमेशा। कमाल अमरोही अपने साथ जब चलते थे, और मीना कुमारी और उनके साथ 1-2 खास लोग। तो एक गाड़ी में पेट्रोल खत्म, एक ने पता करना कोशिश किया कि कहाँ आसपास में है, तो किसी मशक्क़त के बाद पता चला कि पेट्रोल पंप दूर है और सुबह ही मिल पाएगी वहाँ तक, और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, और एक गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती है क्योंकि सेफ नहीं था। तो फिर कमाल अमरोही ये फैसला करते हैं कि रात को यहीं हम गाड़ी में ही रहते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। उन्हें ये भी पता चला था कि सुबह सुबह सरकारी बस चलती है, और उस बस से एक आदमी जाएगा और जाकर पेट्रोल भरा कर ले आएगा। कम से कम फिर पेट्रोल पंप तक वो गाड़ी चलेगी। तो रात को वहीं रुकने का इंतज़ार किया, गाड़ी को लॉक करके दोनों वहीं रह गए। देर रात अचानक 10-12 लोग उस गाड़ी को घेर लेते हैं, उनके हाथों में बंदूक। उसके बाद वो नॉक करते हैं,
तो नॉक करने के बाद पूछते हैं कौन है, तब कमाल अमरोही आवाज़ देते हैं कि मेरा नाम कमाल अमरोही है, मैं यहाँ शूटिंग करने के लिए आया था और लेट हो गया, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो पहले उनमें से एक डाकू जो सबसे आगे था, रोबीली आवाज़, उसे लगा कि ये लोग रेंजर्स हैं, शूटिंग करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए आए। तो उसने जब इस बारे में बात की तो उसने कहा नहीं, हम लोग फ़िल्में बनाते हैं, फ़िल्म की शूटिंग करते हैं। चूँकि अमृतलाल को फ़िल्मों का शौक था और शौकीन था, देखता था, तो अचानक पूछता है कि आपके साथ हीरो-हीरोइन कौन है? तो बताते हैं कि हीरो तो इस वक़्त कोई नहीं है, हीरोइन है। तो बताया कि मीना कुमारी हैं। ये सुनते ही उस डाकू के सरदार के हाव-भाव बदल गए। उसने पूछा कहाँ है? उसने कहा गाड़ी में दूसरी। उसके बाद वो उनसे मिलता है। उसके बाद अपने लोगों से कहता है, फिर बताता है कि यहाँ पे रात को आपको कहीं पेट्रोल नहीं मिलेगा। सुबह हमारे आदमी पेट्रोल आपको लाकर दे देंगे। आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे साथ आइए। उसके बाद वहीं से सड़क किनारे थोड़ी दूर वो ले जाता है। बाकायदा उनके लिए पलंग बिस्तर लगाता है, उनको खाना देता है और कहता है कि आप लोग हमारे मेहमान हैं। ये एक रात पूरी कमाल अमरोही और मीना कुमारी और उनके साथ 1-2 लोग और थे, उन्होंने उस डाकू और उसके साथियों के साथ वहाँ पे गुज़ारे। इसके बाद सुबह होती है। सुबह तक डाकुओं में से ही कुछ लोग पेट्रोल लेकर आ चुके थे। वो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। अब रवानगी का वक़्त था। डाकू अमृतलाल चूँकि पढ़ा लिखा था, मैंने बताया आपको कि स्कूल में पढ़ाया था उसने। उसे पता था ऑटोग्राफ क्या होता है। वो मीना कुमारी का ऑटोग्राफ लेना चाहता था, लेकिन कागज़ नहीं मिला कोई। फिर उसने कहते हैं एक चाकू निकाला और मीना कुमारी को दिया और कहा कि आप इस चाकू से मेरे हाथ पे अपना नाम लिखें। मीना कुमारी को ये बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि चाकू से किसी के हाथ पे नाम लिखना मतलब ज़ख्म देना ही है, खून भी बहेगा। हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप हमारे मेहमान हैं और ये मेरी एक ख्वाहिश तो आपको पूरी करनी होगी। अब ऐसे माहौल में डाकुओं के बीच इनकार की गुंजाइश कम, पता नहीं डाकुओं की कब नीयत बदल जाए, इरादा बदल जाए। तो मीना कुमारी को भी लगा कि इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। किसी तरह बड़े मुश्किल से उस नुकीली चाकू से उस डाकू के हाथ पर मीना कुमारी ने अपना नाम लिखा। इसके बाद गाड़ी में बिठाकर उन दोनों को सही सलामत उन डाकुओं ने विदा कर दिया। जब गाड़ी वहाँ से चली, उसके बाद अगले पेट्रोल पंप पर जैसे ही पहुँची और फिर वहाँ उन्होंने पूछा कि पता किया कि यहाँ पे कौन है, कि हम डाकुओं से मिलकर आए। नाम किसी ने कुछ नहीं बताया था। तो उन्होंने पूछा कहाँ पे? जो पेट्रोल पंप पर लोकल लोग थे उन्होंने बताया यहाँ से इतने किलोमीटर दूर। रात भर वहीं थे। उसने बताया कि ये पूरा इलाका जो है, ये इस वक्त के सबसे बड़े डाकू अमृतलाल का इलाका है और डाकू अमृतलाल ही है जो फिल्मों का शौकीन है। तो आपने जिसके साथ चंबल में एक रात रहे और जिस शख्स ने आपके नाम अपने हाथ पे गुदवाए, वो कोई और नहीं, डाकू अमृतलाल था। कहते हैं ये सुनकर कमाल अमरोही मीना कुमारी भी घबरा गई थी कि वो कैसे बाहिफाजत वहाँ से निकल गई। ये कहानी हमेशा चर्चा में रही कि किस तरीके से मीना कुमारी एक डाकू अमृतलाल के चंगुल में ये दोनों फंस गए थे रात को। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और सब कुछ ठीक रहा। इसी तरीके से एक बार चंबल के पास एक नहर का काम चल रहा था और उसमें सरकारी ठेका था और नहर बनाने थे। रामकृष्ण खन्ना ये ओवरसियर थे सरकारी, और वहाँ पे एक तंबू गाड़ के ये और इनके सारे स्टाफ रह रहे थे और थोड़ी दूर पे एग्जीक्यूटिव इनके इंजीनियर थे। तो दोपहर के वक्त एक बार चंबल नदी के किनारे अपने तंबू में ये लोग आराम कर रहे थे, तभी 10-12 लोग वहाँ पहुँच गए हाथों में हथियार लेकर। और उनमें से एक ने बड़ी रोबीली आवाज़ में पूछा कि पानी है पीने का? इन्हें पता नहीं था ये कौन लोग हैं, क्योंकि वो सब मिलिट्री की वर्दी में थे। तो पहले लगा कि पुलिस हैं या रेंजर्स हैं या पता नहीं क्या है, उनको समझ में नहीं आया, लेकिन पानी पिला दिया। पानी पी के उन्होंने कुछ कहा नहीं और वो खामोशी से चले गए। अगले दिन रामकृष्ण को अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलने के लिए नदी पार कर बस पकड़ के उनके दफ्तर तक जाना था। वो दूरी पे था। तो नदी पार करके ये सड़क किनारे पहुंच गए, बस का इंतजार करने लगे। टाइम था बस का। अचानक इन्होंने देखा कि 2-2 बस खड़ी हुई है। वो एक बस में ऊपर चढ़ गए। जब बस के अंदर गए तो देखा कि कुछ लोग हथियार लिए हुए हैं और पेटियों में सामान रख रहे, उसमें कैश है, जेवर है और 4 लोग हैं। एक पति पत्नी सेठ लग रहे थे और उनके 2 बेटे। तो अचानक उस बस में जब रामकृष्ण को एक शख्स ने देखा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पे नहर में ओवरसियर हूँ, नहर के सरकारी काम में लगा हुआ। तो वो हंसा, बोला कि मुझे
वो लोग अच्छे लगते हैं जो नहर और इस तरह की लोगों की चीज़ें बनाते हैं, तो बड़ा खुश हुआ। वो डाकू अमृतलाल था। फिर उसने कहा कि देखो तुम कहाँ जाने के लिए आए हो? तो उसने बताया हमें वहाँ जाना है। तो बोला अब ये बस तो जाएगी नहीं शाम से पहले, क्योंकि इस बस को मैं ले जा रहा हूँ, तो शाम तक तुम जाना और अभी इरादा बदल दो, यहाँ से लौट जाओ। फिर उसके सामने ही उसने सेठ के सारे पैसे वैसे लूट लिए थे और सेठ से ये कहा कि ये दोनों बेटों को मैं लेकर जा रहा हूँ और इसके पैसे 3 लाख रुपए इतने दिनों के अंदर तुम यहाँ पे भेज देना, नहीं भेजोगे तो उसके बाद तुम्हारे दोनों बेटों को मार दिया जाएगा। ये रामकृष्ण खन्ना के सामने हुआ। इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है इस पे 1970 में, जिसमें उनका ये भी जिक्र कि इस आर्टिकल के उनको 60 रुपए मिले थे। तो इनकी मुलाकात हुई थी डाकू अमृतलाल से। चलते वक्त फिर डाकू अमृतलाल ने कहा कि चूंकि अब बस तो तुमको मिलेगी नहीं, अभी मिलने जाओगे नहीं, लेकिन तुम आदमी अच्छे हो, नहर का काम कर रहे हो, तो एक काम करो मेरी तरफ से ये लो। उसने 100 रुपये रामकृष्ण खन्ना को दिए। वो लेना नहीं चाहते थे, सरकारी मुलाजिम, बट उसने कहा मैं दे रहा हूँ तो ले लो। फिर उनकी हालत भी ख़राब हुई, ना लूँ तो पता नहीं क्या हो जाए, गुस्सा ना हो जाए। उन्होंने जेब में रख लिया। बच्चों की मिठाई खाने के नाम पर एक डाकू ने ये दिए थे और भी फिर वहाँ से वो निकल गए। कहते हैं कि पकड़ के ज़रिए रामकृष्ण डाकू अमृतलाल ने इतने पैसे कमाए थे कि वो इन्हें ब्याज पे देता था और इन्हीं पैसों की वजह से ही वो 40 साल तक पुलिस को धोखा देता रहा, क्योंकि उसने इन पैसों की वजह से मुखबिरों का एक बहुत बड़ा जाल खड़ा कर दिया था। आमतौर पर पुलिस डाकू को पकड़ने के लिए मुखबिरों का जाल खड़ा करती है, लेकिन यहाँ अमृतलाल ने ऐसा किया था और बेइंतहा पैसे थे उसके पास। उस ज़माने में 1-1 सवा लाख मिनिमम जो अगर रैंसम ले रहा हो फिरौती, तो सोचिए कितने पैसे होंगे। तो वो कहते हैं कि बल्कि कई और डाकुओं को भी उसने ब्याज पे पैसे दिए और अंधाधुन पैसे। एक बार तो ये भी है कि एक नाई ने उसकी बाल काटा जो, और उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने 1000 रुपये नाई को उस दौर में इनाम दे दिया। वो 1000 रुपये आज के ज़माने में लाख से ऊपर की चीज़ होगी। तो इस तरीके से उसके पास इतने पैसे थे और ये पैसे उसने अपने बहुत सारे मुखबिर रिलेटिव इधर उधर भी जमा करा रखे थे। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी अमृतलाल के साथ। चूंकि फिल्मों का चस्का था, शहरों को घूमता था, तो उसे अय्याशी की भी आदत लगी हुई थी। कहते हैं कि अलग अलग 23 गांव में शायद उसकी 23 बीवियां थीं। अब इनमें से कितने से शादी की या नहीं की ये नहीं मालूम, लेकिन ये उसके बारे में किस्सा है। और यही चीज़ उसकी मौत की वजह भी बनी। उस वक्त पुलिस की टीम बहुत सारी लगी हुई थी इसको पकड़ने के लिए, जिसमें एक राम नारायण लहरी थे पुलिस अफसर, और इन्होंने बहुत सारे मुखबिरों को तोड़ने की कोशिश की पर कामयाबी नहीं मिली। फिर अचानक इन्हें पता चला कि इसी अय्याशी की वजह से डाकू अमृतलाल के कुछ दुश्मन पैदा हो गए और उनमें से एक ऐसा है जो जिसके जीजा उसके गैंग में रहे थे। एक मोंटी राम नाम का शख्स डाकू अमृतलाल के गैंग में था। इत्तेफाक से एक पुलिस मुठभेड़ में एक डाका जनी के दौरान वो मारा गया। जब वो मारा गया तो उसकी जो बीवी थी, वो बीवी उसकी बहुत खूबसूरत थी। उस बीवी से उस डाकू अमृतलाल पहले भी मिला था। उसके बाद अचानक अब उसने उसकी बीवी से शादी करने का फैसला किया, लेकिन मोंटी राम की बीवी का जो भाई बद्री नाम था, बद्री को ये बात पसंद नहीं थी और बद्री को लगा कि डाकू अमृतलाल बेजा फ़ायदा उठा रहा सरदार होने के नाते, क्योंकि वो उसकी बहन है और उसके जीजा की मौत हुई और उस पर बुरी नीयत रख रहा है। तो बद्री किसी तरह से बदला लेना चाहता था। अब पुलिस जो है वो डाकू अमृतलाल को घेरने के लिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट थी कि कौन से गैंग में क्या है, अंदर में कौन नाराज़ है, कौन गुस्सा है। इसी दौरान जब मोंटी राम की मौत हुई तो पुलिस को पता था कि उसकी एक बीवी है और उसकी बीवी के ऊपर डाकू अमृतलाल की नज़र है। पुलिस ने इस मौके को भुनाने की प्लानिंग की। राम नारायण लहरी जो पुलिस अफसर थे, उन्होंने मोंटी के साले यानी कि उसकी बीवी के भाई बद्री को भरोसे में लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखो तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारी बहन के साथ जो विधवा है एक डाकू इस तरह से बुरी नज़र रख रहा हो और तुम चुपचाप खामोश बैठे हो, तुम्हें बदला लेना चाहिए, उसकी वजह से ही तुम्हारे जीजा की भी जान गई। ये बात बद्री के दिमाग में घर कर गई। उसने पुलिस से कहा ठीक मैं बदला लूँगा, आप मुझे ट्रेनिंग दो। इसके बाद बाकायदा पुलिस ने बद्री को ट्रेनिंग दी बंदूक चलाने की, और इसी ट्रेनिंग के बाद उसे बताया गया कि तुमको कैसे उसे मारना है। और मौका ये था कि जब भी मारो तो दूर से गोली मत मारना, नज़दीक से मारना, और जैसे ही गोली मारो उसका एक चिल्लाना शोर करना, क्या हो पुलिस वाले मैं तुम्हें देखता हूँ। तो क्या होगा कि बाकी डाकू समझेंगे पुलिस ने गोली चलाई और वो सब में दहशत फैल जाएगी और वो भागेंगे और तुम भी निकल दोगे।
ये सारी प्लानिंग की गई, बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी गई, और इन सारी चीज़ों के होने के बाद बद्री जो है वो डाकू अमृतलाल के गैंग को ज्वाइन कर लेता है। चूँकि उसका जीजा ऑलरेडी पहले से था, अमृतलाल को कोई शक भी नहीं होता है। उसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। 18 अगस्त 1959, 18 अगस्त 1959 की बात है। ये एक जगह है गोपालपुर, उसके करीब से ये गैंग जंगलों से गुजर रहा था। दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त फिर खाने का वक्त हुआ। डाकुओं के गिरोह ने एक नदी के किनारे अपना डेरा डाला और कहा कि खाना खाते हैं और सुस्ताते हैं, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि पैदल चलना होता है। ये ज़िंदगी भर पैदल ही चलते रहते हैं और भागते रहते हैं, पुलिस के डर से या कभी मतलब इनकी मौत या फिर सरेंडर या गिरफ्तारी तभी इनको चलने से रोक सकती है, वरना इनको हमेशा भागते ही रहना होता है। तो डाकू की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। तो खैर 18 अगस्त 1959 को दोपहर को ये लोग एक नदी के किनारे सुस्ता रहे थे। उसके बाद बारी बारी से जब सोते हैं तो पहरा लगाया जाता है। एक डाकू पहरा देगा, फिर दूसरा आराम करेगा, तीसरा। तो ये भी एक ट्रेनिंग दी गई थी बद्री को कि जब तुम्हारा मौका आएगा कभी ऐसा पहरे का, तुम्हें यह काम उसी वक्त करना है। इत्तेफाक से 18 अगस्त 1959 की दोपहर को वो मौका आ गया। बारी बारी से अलग अलग डाकुओं की शिफ्ट लगाई गई। अब शिफ्ट बद्री की थी। बद्री को अब पहरा देना था, बाकी को सोना था। इन लोगों ने खाना खाया, सो गए। बद्री ने मौका देखा, उसने सारे डाकुओं के पहले हथियार उठाकर पास की नदी में फेंक दिया। सारे जब हथियार फेंक दिए, उसके बाद अपना राइफल उठाया, बिल्कुल करीब में जाकर डाकू अमृतलाल के लेटा और सर के और छाती के पास 2 गोली मारी, बिल्कुल करीब से। गोली मारते ही वो चीखा, आओ पुलिस वाले तुम्हें देखते हैं, हमला हमला। तब बाकी डाकू भी घबरा गए। अब देखा कि उनके हथियार भी नहीं, जिसको जिधर मौका मिला वो भागा और बद्री बच गया। और इस तरीके से 18 अगस्त 1959 को डाकू अमृतलाल अपने अंजाम को पहुंचा। हालांकि आज भी इसके गांव गणेश खेड़ा में इसे बड़ी श्रद्धा और इज्जत के साथ लोग बुलाते हैं, और गणेश खेड़ा नाम ही जो है, अगर कोई जाता है तो ये अमृतलाल का गांव है, ये बताया जाता है। और चंबल के सबसे बड़े डाकुओं में उसका शुमार होता है, और उसके ये सारे किस्से आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। तो ये थी कहानी चंबल के शायद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, जिसके साथ एक रात कमाल अमरोही और मीना कुमारी को चंबल में रुकना पड़ा, जिसने चंबल में पकड़ का सिस्टम शुरू किया, किडनैपिंग की पूरी एक इंडस्ट्री खोली एक तरह से। 40 साल तक जो चंबल में रहा, 2-2 बार जेल से भागा, ऐसे डाकू की ये कहानी थी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।